हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। आज हम 9 फरवरी की डेली कॉन्फ्रेंस की बात करने वाले हैं, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो। चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो या फिर आपका सीजीएल वगैरह रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी अगर स्टेट का एग्जाम है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे हम इस तरीके से 10 करंट अफेयर्स को कवर करेंगे जो पूरी डिटेल्स के साथ। और इस डिटेल्स के साथ वीडियो को अगर आप देख रहे हो और इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, तो आप नट लर्निंग ऐप नाम से एंड्रॉइड ऐप है, ऐप पर जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है। तो ये देख पा रहे होंगे जो नाम लिखा हुआ है नट लर्निंग ऐप, याद रखिएगा किस नाम से है, नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप आ चुका है। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज, सबसे बड़ी बात एग्जाम वाइज टेस्ट सीरीज और लाइव और रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिलने वाली है। तो जो पीडीएफ रहेगी टोटली फ्री रहेगी, याद रखिएगा टोटली फ्री है, डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं। अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करें तो 2024 का यूपीएससी का जो पीटी का एग्जाम है, यहाँ पर 237 टेस्ट, याद रखिएगा 225 प्लस टेस्ट होने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो एक बार डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि आपके लिए काम की है वो या नहीं है। आज की हमारी जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है, उसकी अगर हम बात करें तो समान नागरिक संहिता, याद रखिएगा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। तो कौन सा फॉर्म किया हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, याद रखिएगा यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला, विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन चुका है। तो यहाँ पर जब उत्तराखंड ने पहला राज्य बन चुका है पारित करने के लिए, तो उत्तराखंड के बारे में अब कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट न्यूज बन चुकी है ये। तो खबर में आ सकती है यूनिफॉर्म सिविल कोड किस राज्य के द्वारा पारित करने पहला राज्य बना है, तो उत्तराखंड आप टिक लगाएंगे। अब हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। समान नागरिक संहिता मतलब कि यूसीसी उत्तराखंड विधेयक 2024 विधानसभा में पारित हो गया है। आप लोग पता होगा कोई भी विधेयक अगर आता है तो विधानसभा में किसी राज्य की, अगर वहां पे विधानसभा है केवल, तो विधानसभा में पारित होना चाहिए। तो पारित हो गया है। नेक्स्ट, यह क्या करता है? तो यह विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इससे संबंधित मामलों को कानून के नियंत्रित करने में और रेगुलेशन बनाने में महत्वपूर्ण होता है। विवाह होते हैं और तलाक होते हैं, यहाँ पर इसका कानून बनता है यूसीसी, क्योंकि इसका यूनिफॉर्म मतलब कि समान नागरिक संहिता, नागरिक प्रत्येक नागरिक का एक ही कानून के दायरे में सभी आ जाएंगे और बंध जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका यूसीसी का पूरा कार्य होता है। तो यहाँ पर उत्तराधिकार के लेने के लिए लिव इन रिलेशनशिप, याद रखिएगा लिव इन रिलेशनशिप में जो रहते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर हम पूरी बात समझें तो अब उत्तराखंड के सभी नागरिकों के लिए, या मैंने आपसे वही बोला है कि विवाह के लिए, तलाक के लिए, भूमि खरीदने के लिए, संपत्ति के लिए, विरासत पर एक समान कानून लागू होगा। याद रखिएगा चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, लेकिन अब उन पर एक समान धर्म, एक समान कानून को लागू किया जाएगा, क्योंकि समान नागरिक संहिता उसका पूरा नाम ही है, जिसको हम यूसीसी भी कहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। क्या आपको पता है कि किस अनुच्छेद के तहत अगर आता है? अगर आपको आर्टिकल पता है जल्दी से बता दीजिए, वरना भी मैं आगे बता ही दूंगा। तो अब इस समान कानून के दायरे में धर्म कोई भी हो किसी भी व्यक्ति का, अब इस उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिक एक ही समान कानून में आ चुके हैं। समान नागरिक संहिता राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगी, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है कि यूसीसी उत्तराखंड के किस लोगों पर लागू नहीं होगा। तो अनुसूचित जनजातियों पर, याद रखिएगा अनुसूचित जनजातियों पर यह लागू नहीं होगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है। अब यहाँ की मुख्य विशेषताएं समझते हैं समान नागरिक संहिता की। जो उत्तराखंड की समान विशेषताएं क्या है? मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आने वाली शादी और तलाक की प्रथाएं, जैसे कि हलाला, इद्दत और 3 तलाक पर रोक लगा दी गई है। याद रखिएगा क्या बोला है, फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर बोला गया मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है, उसके तहत जो शादी होती है, तलाक होते हैं, शादी होती है, तलाक होती है आदि इत्यादि जो प्रथाएं हैं, उन पर रोक लगा दी गई है। विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों की बात किया है तो 21 साल होनी चाहिए, और वही महिलाओं की बात किया है तो 18 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो विवाह के लिए यहाँ पर वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, विवाह ही नहीं कर सकते हैं, सीधी बात। ये कानून के अपराध की श्रेणी में आएगा अगर पुरुषों की उम्र 21 साल से कम है और महिलाओं की उम्र 18 साल से अगर कम है।
साथ में लिव इन रिलेशनशिप, आप लोग इसी शब्द का इंतजार कर रहे होंगे कब मेरी बात आएगी। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़े होते हैं, संबंधित रजिस्ट्रार को लिव इन रिलेशनशिप का विवरण जमा करना होगा। मतलब कि अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक रजिस्ट्रार होगा, वहां पर उनको अपना विवरण बताना होगा। यदि उन्होंने ऐसा विवरण प्रस्तुत किए बिना 1 महीने बिताया है और उन्हें 3 महीने तक की जेल या फिर अधिकतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक समान रूप से लागू हो सकता है। याद रखिएगा, विधेयक ने नाजायज बच्चों की, याद रखिएगा, विधेयक ने यह भी बात की है कि नाजायज बच्चों की अवधारणा समाप्त कर दिया है। नया कानून वोयड और अमान्य भाइयों से पैदा हुए बच्चों को कानूनी मान्यता प्रदान करेगा। तो जो यूसीसी है बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, और ये उत्तराखंड में पारित हो चुका है। कहां पर? उत्तराखंड में पारित हो चुका है। तो एग्जाम में आ सकता है, किस पर यह लागू नहीं होगा? तो अनुसूचित जनजाति पर, याद रखिएगा, अनुसूचित जनजाति पर यह लागू नहीं होगा। चाहे फिर वो मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, उन सब पे धर्मों पर यह लागू किए जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड बात करने से पहले अगर आप तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सारे पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको शॉर्ट नोट्स, और याद रखिएगा शॉर्ट नोट्स, और यहाँ पे कोई भी नोटिस एग्जाम के लिए आता है तो वहां पर वीडियो नहीं बन पाती है कभी कभी, तो डायरेक्टली नोटिस डाल दिया जाता है, इसलिए महत्वपूर्ण होगा। साथ में नट लर्निंग ऐप नाम से आपको पता ही दिया है मैंने, ऐप है, उसको डाउनलोड करके एक बार देख लो, काम की चीज है या नहीं ये बात की बात है, डाउनलोड करो, उसको देखो। अगर आपको लगता है काम का है तो पढ़िए, और नहीं लगता है तो बात बताइएगा मुझे कि काम का आपका नहीं है। आज के हम सेकंड करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, ये भी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। लोकसभा ने, याद रखिएगा, किसने? संसद की लोकसभा ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गया है, ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित करने का विधेयक पारित कर दिया है। तो ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी, कहां पर? जम्मू कश्मीर की बात यहां पर की जा रही। तो पूरी बात समझते हैं, कहां पर? स्थानीय निकायों में। तो जम्मू कश्मीर में पंचायतों में और नगर निकायों में जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है उसके लिए यहाँ पर आरक्षण विधेयक करने का संशोधन विधेयक अधिनियम 2024 लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि स्थानीय चुनाव होते हैं, जो पंचायत और नगर निगम होते हैं, नगर निकाय होते हैं, वहां पर ओबीसी को अब आरक्षण दिया जाएगा। और यही आरक्षण जम्मू कश्मीर राज्य पंचायत अधिनियम, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के प्रावधानों में संशोधन करना चाहते हैं। अब संशोधन किस संशोधन के तहत होगा? तो ये 2024 के तहत होगा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में पंचायतों में और नगर पालिकाओं में ओबीसी का कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है, याद रखिएगा, वर्तमान में नहीं है। लेकिन अब ये यहाँ पर इनको आरक्षण पारित करने के लिए लोकसभा में विधेयक को पारित किया गया है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार अगर पंचायत चुनाव की बात की जाए 2018 में हुए थे, और लगभग 30,000 स्थानीय प्रतिनिधियों ने 5 साल तक कार्यकाल 9 जनवरी को समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2018 में लास्ट चुनाव हुए थे पंचायतों में, लेकिन अब यहाँ पर ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाएगा, और आरक्षण के तहत वहां पर उनकी सीटों को कहीं ना कहीं आरक्षित करने की बात की जा रही है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है पूछ भी लिया जाए। अंतरिम बजट 2024-25 की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को $14 बिलियन आवंटित किए गए हैं। याद रखिएगा, जो बजट अभी अंतरिम बजट पास हुआ है उस बजट में जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है, $14 बिलियन आवंटित किए गए। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर में एससी के लिए, एसटी की सूची में संशोधित किया है, और 2 विधेयक भी पारित किए हैं। कौन कौन से उसको समझ लेते हैं। संविधान अनुसूचित जाति संशोधन विधेयक 2024 में केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति की सूची में चुरा, वाल्मीकि, भंगी, मेहतर समुदायों के पर्याय के रूप में वाल्मीकि समुदाय जोड़ने का प्रस्ताव किया है। वहीं संविधान विधेयक जम्मू कश्मीर अनुसूचित जाति आदेश 1956 में संशोधन कर दिया गया है। तो ये जो जातियां इनको वाल्मीकि समुदाय को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है, और 1956 के तहत संशोधन भी कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, कजाकिस्तान से संबंधित करंट अफेयर से। आप लोग पता होगा कि इंटर जो नेशनल होते हैं, जो इंटरनेशनल जो न्यूज होती हैं,
उस न्यूज से भी यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंटरनेशनल न्यूज से बनते हैं कि कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? फोटो आप देख पा रहे होगे। अब इन व्यक्ति की बात की जाए तो इन व्यक्ति का नाम है ओल्जास वैक्टेनोव। क्या नाम है? ओल्जास वैक्टेनोव इनका नाम है, जो कि कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त की गई है। अगर हम बात करें तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायेव ने, याद रखिएगा इनका नाम है कासिम जोमार्ट टोकायेव ने ओल्जास वैक्टेनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। राष्ट्रपति कार्यकारी कार्यालय के पूर्व प्रमुख ने अपने पद मुक्त होने के बाद एक नई भूमिका ग्रहण की और कजाकिस्तान की संसद के निचले सदन मजलिस की पूर्ण बैठक में अमानत पार्टी के द्वारा नामित बैक्टिनोव की उम्मीदवारी पर अधिकांश प्रतिनिधियों ने समर्थन मिला हुआ है। तो जो निचली अदालत है कजाकिस्तान की, उसको कहते हैं मजलिस, और मजलिस की पूर्ण बैठक हुई। वहां पर अमानत पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है, इनकी पार्टी का नाम है अमानत पार्टी, बैक्टिनोव को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, पूर्ण समर्थन मिला हुआ है, जिससे यहाँ पर पीएम बने हुए हैं। अली खान इस्माइल लोब कौन है? अली खान इस्माइल लोब, जो कि जनवरी 2022 से प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो 5 फरवरी को राष्ट्रपति टोकायेव ने सरकार को बर्खास्त करने वाले एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जिससे प्रधानमंत्री के रूप में अली खान इस्माइल को कार्यकाल समाप्त हो गया और कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है। क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी की बात की जाए क्या है, तो कजाकिस्तान की राजधानी है अस्थाना, याद रखिएगा अस्थाना है। इसकी मुद्रा की बात की जाए कजाकिस्तान टेंगे है। क्या है? इसकी मुद्रा की बात की जाए तो कजाकिस्तान टेंगे यहाँ की मुद्रा है। याद रखिएगा, अगर कभी नॉर्मली कोई छोटा पूरा एग्जाम में वहां आता है, कजाकिस्तान की राजधानी अस्थाना है, मुद्रा की बात की जाए तो टेंगे है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, क्योंकि आपको पता होगा कैंसर से संबंधित मृत्यु बहुत हो रही है भारत में, और आजकल तो चर्चा बना हुआ है, आजकल चर्चा में बनी हुई है खबर। ऐसी खबरों को नहीं छोड़ना है, एग्जाम में कौन सी पूछ ली जाए पता नहीं। बात करते हैं जो आज की हमारी करंट अफेयर्स है, स्वदेशी, याद रखिएगा स्वदेशी, CART सेल, याद रखिएगा CART सेल थेरेपी से पहला मरीज कैंसर मुक्त हुआ है। एक थेरेपी का नाम है, उसका नाम है CART सेल। CART सेल से एक पहला मरीज कैंसर से मुक्त हुआ है। अब पूरी बात करते हैं क्या है। तो डॉक्टर कर्नल VK गुप्ता ने केवल 42 लाख रुपए का भुगतान करके थेरेपी प्राप्त की, याद रखिएगा। विदेशों में इसी थेरेपी की कीमत 4 करोड़ तक है। वह कैंसर कोशिकाओं से मुक्त हो गई। तो 42 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए और थेरेपी प्राप्त की। उस थेरेपी का नाम है CART सेल, याद रखिएगा। और विदेशों में इस थेरेपी की बात की है तो 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा इसका भुगतान करना पड़ता है। स्वदेशी रूप से CART सेल थेरेपी को ह्यूमनो एक्ट IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा विकसित किया गया था। भारत में इस थेरेपी से 15 कैंसर मरीज इलाज हो चुके हैं। उनमें से 3 ने सफलतापूर्वक कैंसर कोशिकाओं से उन्मूलन भी हासिल किया हुआ है, मतलब कि सफलता प्राप्त की है। तो 15 मरीजों पर एक तरीके से ट्रायल किया गया और 15 मरीजों में से 3 मरीज पूर्ण तरीके से, याद रखिएगा, पूर्ण तरीके से सफल रूप से यहाँ पर सफल हो चुके हैं। यह थेरेपी ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बी सेल कैंसर का इलाज है, याद रखिएगा। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जो बी सेल होती है उस कैंसर का इलाज होता है। बी सेल कैंसर से पीड़ित 15 वर्ष से अधिक आयु के मरीज भारत के 30 अस्पतालों में एक बार चिकित्सा के लिए पात्र हैं। तो यहाँ पर कैंसर भी बहुत तरीके का होता है, आप लोगों को ये नॉलेज होना चाहिए। कैंसर बहुत तरीके का होता है, जैसे अभी महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, चल रहा है। तो सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, वजाइना में उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, वहां पर कैंसर बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इसी तरीके से ये जो कैंसर है वो ल्यूकेमिया और लिम्फोमा जैसी बी सेल कैंसर होता है, उस पे इलाज के ये काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पूछा जाए कि पहले महिला मरीज जो कैंसर से मुक्त हुआ है उस कैंसर थेरेपी का क्या नाम है, तो CART सेल उसका पूरा नाम है। ठीक है, तो इसको याद थोड़ा सा रखना है। आहा, न्यूज आ चुकी है रेपो रेट से संबंधित, याद रखिएगा। रेपो रेट, बहुत दिनों बाद रेपो रेट से न्यूज आई है। रेपो रेट 6.5% फीसदी पर अपरिवर्तित रखने का फैसला लिया है। किसने लिया है? RBI के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 6वीं बार रेपो रेट को 6.5 पर ही रखने का फैसला लिया हुआ है। तो बात करते हैं पूरा मामला क्या है।
तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी है, उसने रेपो रेट में 6.5 प्रति दर अपरिवर्तित रखा है। यह फैसला जो है 5-1 के बहुमत से लिया गया है, मतलब कि अब 6.5 ही रहेगा और ये जो फैसला है वो 6वीं बार सेम रहा है। रेपो रेट में आखिरी बार बदलाव की बात किया है तो फरवरी 2023 में हुई थी। अब आप सोचिएगा, फरवरी 2023 से अभी तक रेपो रेट नहीं बदली गई है, वो 6.5% ही है। जब इसे 6.25% से बढ़ाकर 6.5 कर दिया गया था और तब से यही है, मतलब जब फरवरी 2023 में अगर फीसदी की बात किया है 6.25 थी और तब ये परिवर्तित की गई और तब से यह 6.5 भी है। सीमांत स्थायी सुधार दर एमएसएफ रेट की अगर बात करें 6.75% रहा है। ये पूरी लिस्ट आप लोग याद रखिएगा, अपडेट कर लो, अगर एग्जाम में आ रहा है, कोई भी एग्जाम आ रहा है तो अपडेट कर लो, ये जो लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। तो रेपो रेट 6.5 रहा है। सीमांत स्थायी सुधार दर की बात किया तो 6.2575 रहा है। स्थायी जमा सुविधा दर की बात किया है तो 6.25 रहा है। घर, कार और अन्य ऋण हैं, उन पर समान मासिक किस्तें जो ईएमआई होती हैं वो अपरिवर्तित रही है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उन पर भी अभी कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। दिसंबर 2023 में खुदरा महंगाई दर 4 महीने की उच्चतम स्तर 5.69% पर पहुंच गई। ये भी याद रखिएगा, जो खुदरा महंगाई दर है वो अगर पूछा जाए कितनी पहुंच चुकी है तो 5.69% पर पहुंच चुकी है। 2024-25 के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य क्या रखा है तो Q1 में 4.5, Q2 में 4% और Q3 में 4.6% और Q4 में 4.7%। तो आप देखोगे तो यहाँ पर Q1 से लेके Q4 तक थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि की बात किया तो याद रखिएगा, जीडीपी वृद्धि की बात कर रहा है तो 7%, कितना, 7% रहने का इन्होंने अनुमान लगाया हुआ है। तो जीडीपी संबंधित भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा लगेगा। साथ में ऐप नट लर्निंग ऐप नाम से, याद रखिएगा, नट लर्निंग ऐप नाम से प्ले स्टोर पर ऐप है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर डायरेक्ट लिंक लगी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। ड्रोन पायलटों को उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तेलंगाना राज्य विमानन अकादमी द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो किसने किए हुए हैं? तेलंगाना सरकार ने किए हैं। किस लिए किए हैं? जो ड्रोन पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। तो 7 फरवरी का मामला है कि ड्रोन पायलटों को एक उन्नत हाई टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाए, जिसके लिए तेलंगाना राज्य विमानन अकादमी और इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा एक हैदराबाद में समझौता हुआ है। ड्रोन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है आज के समय में, जैसे खेती में, क्योंकि किसान उर्वरक और कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। स्वयं सहायता समूहों ने भी ड्रोन को रोजगार के रूप में साधन चुना है, याद रखिएगा। जो स्वयं सेल्फ हेल्प कर लेती हैं, जो सेल्फ हेल्प है, उनने भी, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने भी यहाँ पर ड्रोन को रोजगार के रूप में साधन माना है। और ड्रोन का उपयोग तो हर जगह बढ़ गया है। आप ब्लॉगिंग करते हैं तो ड्रोन का बढ़ गया है, खेती करते हैं तो ड्रोन का बढ़ गया है, मैपिंग करते हैं तो ड्रोन का बढ़ गया है। तो ड्रोन का उपयोग अधिकतर सभी क्षेत्रों में बढ़ चुका है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह भी सुझाव दिया है कि सभी सरकारी अधिकारियों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। मतलब कि कहा है कि जो सभी सरकारी अधिकारी हैं, यार कि जो सभी सरकारी अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारियों को भी ड्रोन का ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और उनको भी ड्रोन चलाना आना चाहिए। उन्होंने एविएशन अकादमी से हैदराबाद में एक विशेष ड्रोन पोर्ट बनाने का भी आग्रह किया हुआ है। इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने देश में पहली बार नई पहल के लिए तेलंगाना सरकार की सराहना की है। जब इसरो के चेयरमैन सोमनाथ ने, याद रखिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को पता हो गया, तो इसरो के चेयरमैन सोमनाथ है, उन्होंने देश की पहली बार राज्य की जो है तेलंगाना राज्य की सराहना की हुई। इंपोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आप लोग समझते हैं इस बात को लेकर। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं हमारी। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारी डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम, याद रखिए कौन सा है? डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम की बात कर रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो बात पूरी क्या है कि डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र और, कहां पर? महाराष्ट्र और गुजरात में किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। किलकारी कार्यक्रम क्या है इसको समझते हो, किसने जारी किया है?
तो 7 फरवरी का मामला है राज्य के राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार के द्वारा और प्रोफेसर एसपी सिंह के बघेल के द्वारा किलकारी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कहां पर की गई है? तो ये गुजरात में की गई है और महाराष्ट्र में की गई है। यह डिजिटल हेल्थ इंडिया कार्यक्रम का हिस्सा है और स्थानीय सामग्री जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र में लाभार्थियों को एक मोबाइल स्वास्थ्य पहल के तहत लाया जाएगा। किलकारी एक केंद्रीय इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स याद रखिएगा, IVR जिसको कह सकते हैं हम, केंद्रीय इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स पर आधारित है जिसको मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है, जो लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था, प्रसव की अवस्था और बच्चे की देखभाल के बारे में मुफ्त में साप्ताहिक और समय उपयुक्त संदेश भेजती है। याद रखिएगा, तो बहुत अच्छा ऐप है, इसको आप याद रखिएगा। किलकारी कार्यक्रम, क्या नाम है? किलकारी। और इस ऐप का भी नाम किलकारी कार्यक्रम के तहत ही इसको जारी किया गया है। यह 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कार्य कर रही है। इस अवसर पर मोबाइल एकेडमी के द्वारा शुभारंभ किया गया। किलकारी कार्यक्रम का अगर लक्ष्य की बात की जाए तो जो लक्षित लाभार्थी हैं उनको प्रजनन के लिए, मातृत्व के लिए, नवजात के लिए और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए IVRS के माध्यम से साप्ताहिक सेवा मतलब कि वीकली जो सेवाएं हैं, याद रखिएगा, जो वीकली सेवाएं हैं वहां पर देने की बात की जा रही है। साथ में सुलभ और सटीक सेवा मिल सके। कैसी? सुलभ और सटीक सेवा मिल सके, इसलिए इस कार्यक्रम के तहत गर्भावस्था में प्रॉब्लम होती है वहां पर प्रसव के लिए, बच्चों की देखभाल के लिए मुफ्त में संदेश भेजे जाएंगे और साप्ताहिक स्तर पर। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा और रीड करिएगा, हो सके तो अब इतना तो याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शरद पवार गुट को एक नया नाम आवंटित किया गया है। अब नया नाम क्या आवंटित किया गया है, याद रखिएगा। तो 7 फरवरी के चुनाव आयोग के द्वारा शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। कौन देता है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वह नाम देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आप चीज को एक भी और पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, या रखिएगा, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में और राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में वही दर्जा देता है। कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही देता है। तो आम आदमी पार्टी, कौन सी? आम आदमी पार्टी, याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राज्य पार्टी है? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन में शरद पवार गुट ने अपनी पार्टी को 3 नाम प्राथमिकताएं प्रस्तुत की थी। वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में होगा, वरीयता क्रम में प्रस्तावित नाम की बात की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद राव पवार और एनसीपी शरद पवार थे। इस गुट ने अपने चुनाव चिन्ह बरगद का पेड़ भी मांगा था, ठीक है, याद रखिएगा। अब तो बरगद का पेड़ उन्होंने मांगा हुआ था। पोल पैनल ने उनके सामूहिक गुट के आधिकारिक नाम को मंजूरी दे दी है, जिससे महाराष्ट्र में 6 राज्यसभा सीटों के लिए आगामी चुनाव की अनुमति भी मिल चुकी है। जुलाई 2030 में एनसीपी शरद पवार के भतीजे और वरिष्ठ नेता अजीत पवार अलग हो गई थी और पार्टी के 8 विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे वाली सरकार शामिल हो गई थी। तो यहाँ पे जो पार्टी का नाम था वो आपको बता दिया है, क्या रखा था वो भी बता दिया है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन बनने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का लोगो, एंथम और शुभंकर जर्सी और टॉर्च असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा गुवाहाटी ने लॉन्च किया हुआ है। तो असम के सीएम की बात की जाए, कौन है? हेमंत बिस्वा जी हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी 2023 का जो गेम था लोगो, एंथम, शुभंकर जर्सी और टॉर्च, इन्होंने लॉन्च किया है। अगर हम बात करें तो लॉन्च समारोह करमबीर नवीन चंद बोरदोलोई इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस पहल में युवाओं को युवा मामले और खेल मंत्रालय, उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय, साथ में भारतीय विश्वविद्यालय संघ और खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा समर्थित किया जा रहा है। अगर हम इसके उद्देश्य को देखें तो युवा छात्रों को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ साथ विभिन्न खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए भी मंच प्रदान करता है। इस आयोजन में अगर बात की जाए कौन कौन से खेल शामिल होंगे तो एथलेटिक्स, रग्बी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तैराकी, बैडमिंटन, हॉकी, तलवारबाजी, कबड्डी, फुटबॉल, टेनिस, मलखम्ब, जूडो, टेबल टेनिस,
मुक्केबाजी, निशानेबाजी, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कुश्ती और योगासन सहित विभिन्न प्रकार के खेल शामिल होंगे। इस समारोह में भारत के युवा मामले के खेल मंत्रालय और गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, साथ में असम सरकार की खेल युवा कल्याण मंत्री नदिता गौरलोशोमा भी भाग लेंगे, याद रखिएगा। तो इसमें खेलो इंडिया का इन्होंने शुभंकर वगैरह जारी कर दिया है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। आज की हमारी अंतिम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों ने नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप को डाउनलोड कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिए, देखिएगा काम का है या नहीं है। साथ में चैनल पे नए थे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम देखते हैं आज की हमारी करंट अफेयर्स है, इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। 83 वर्ष की आयु में 83 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। और कौन थे? तो एक पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं और इनका नाम है फारूक नाजकी। क्या नाम है? इनका नाम है फारूक नाजकी जी। तो इन्होंने 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और ये पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे। प्रसिद्ध पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता मोहम्मद फारूक नाजकी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मीडिया और साहित्य जगत की एक प्रसिद्ध हस्ती भी रहे हैं। उन्होंने एक प्रसारक, कवि और मीडिया सलाहकार के रूप में काम किया। ऑल इंडिया रेडियो, कश्मीर और दूरदर्शन में भी विभिन्न पदों पर इन्होंने काम किया हुआ है। फारूक नाजकी को उनके उल्लेखनीय कविता संग्रह नार हतु नार हयुतुन कंजल वनास के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो नार हयुतुन कंजल वनास के लिए इन्होंने 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कर लिया था। और उन्होंने दो मुख्यमंत्रियों फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के मीडिया सलाहकार के रूप में भी काम किया हुआ है। तो दो सीएम थे कश्मीर के, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, इनके मीडिया सलाहकार के रूप में भी फारूक नाजकी जी ने वर्क किया था और इनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। वो प्रमुख व्यक्ति रहे, प्रमुख हस्ती रही है, तो इनके बारे में हो सकता है क्वेश्चन बन जाए। आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।